नमस्कार बच्चों, मैं राजीव आपका सोशल साइंस टीचर। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने के बाद हिस्ट्री का पोर्शन देख रहे थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे ट्राइबल दिकूज एंड द विज़न ऑफ अ गोल्डन एज इस चैप्टर को। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ क्या हुआ, यानी वो लोग जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, यानी कि झूम खेती करते थे, झूम कल्टीवेशन करते थे, उनके साथ क्या हुआ। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है। तो एक आइडिया देख लेते हैं। इसमें एक चित्र से आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती थी। यानी पेड़ों को पहले काट कर उसको जलाया जाता था, एक बड़े से एरिया को सेलेक्ट करके उस राख से जो उसमें आग जलने के बाद निकली उसको वहाँ पे ज़मीन पर फैला दिया जाता था, ताकि वो उस लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर दे, यानी कि ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा दे। और इस तरह वो लोग वहाँ पर खेती करते थे। कुछ सालों तक इस्तेमाल करने के बाद उस ज़मीन को छोड़कर कहीं और चले जाते थे, शिफ्ट हो जाते थे। इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा गया। इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह वेजिटेशंस को काट के जलाया जाता है, उससे ऐश बनती है, उसको स्कैटर करके और इस तरह फर्टिलिटी इंक्रीज़ करके वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसमें कि कुछ पीजेंट्स हैं, जो किसान लोग हैं, जो इस तरह के कल्टीवेशन किए करते थे। ये भारत के गुजरात राज्य के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भील कम्युनिटी है, भील ट्राइब्स हैं जो गुजरात में रहते हैं और इस तरह कल्टीवेशन ये अभी भी करते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो नॉर्मल कल्टीवेशन होते हैं, यानी कि सेटल्ड, जिसको हम बोलते हैं सेटल्ड कल्टीवेटर्स, जो एक जगह पे रहते हैं, घर बनाते हैं ज़मीनों पे और वहाँ पर ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चेंज करके शिफ्ट करके ज़मीन छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह की खेती जैसी अपने यूपी में होती है, यूपी, बिहार, यहाँ पर नॉर्मली जो आप देखते हैं खेती, वो सेटल्ड कल्टीवेशन का एक पार्ट है। ठीक है, अब ये सब कुछ हो रहा था और ब्रिटिश चाहते थे कि वो जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं उनको कंट्रोल करें। यानी वो लोग चाहते थे कि इन जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए, ताकि उनसे नेचुरल रिसोर्सेज यानी फॉरेस्ट की चीज़ों से फ़ायदा उठाया जा सके। ब्रिटिश लोगों का ये चाहना था। और ये भी वो चाहते थे कि इन जो कल्टीवेटर्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, उनको एडमिनिस्टर कैसे किया जाए, यानी कि उनको कंट्रोल में कैसे लाया जाए, उन पर प्रशासन कैसे किया जाए। इस सब के पीछे उनका मेन गोल या मेन ऑब्जेक्टिव था रेवेन्यू को लेकर, यानी कि खूब सारी उनको पैसे या धन दौलत की चीज़ें मिलती रहें। और ये कब मिल सकती हैं, जब कोई पर्सन एक जगह पर फिक्स होकर काम करे, कल्टीवेशन करे। अगर वो मूव करते रहेंगे तो ये रेवेन्यू के किस तरह कलेक्ट कर पाएंगे। तो ब्रिटिश चाहते थे कि मैक्सिमम जो कल्टीवेटर्स हैं वो सेटल्ड हो जाएं, ताकि उनका रेवेन्यू कलेक्शन होता रहे कंटिन्यू, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने देखा है कि हम लोगों ने सेटलमेंट्स देखे थे, परमानेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। इस सारे सेटलमेंट में मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो टैक्स, यानी कि जो रेवेन्यू मिल रही है लैंड से, वो कंटिन्यू मिलती रहे और उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। और इसलिए उन्होंने लैंड को मेज़र किया था और उस पर टैक्स फिक्स किया था। कुछ जगह पर दूसरे तरह के सिस्टम अडॉप्ट किए थे, ये आप जानते हैं। तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखी कि लैंड को, यानी कि ज़मीन को मेज़र किया जाता था, उसकी लंबाई चौड़ाई नाप के तब फिर टैक्स का फिक्सेशन किया जाता कि टैक्स का नंबर क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। और इस तरह वो फिक्स्ड रेवेन्यू की डिमांड रखते थे। ब्रिटिश लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव यही रह गया था कि वो किस तरह अपनी रेवेन्यू को फिक्स कर सकें। ये आप देख रहे हैं एक पर्सन जो लैंड ओनर है, यानी लैंड ओनर की वहाँ पे भी थे। और लैंड ओनर्स क्या कर रहे थे, वो कुछ ब्रिटिश लोगों ने लैंड ओनर डिक्लेयर कर दिया था ट्राइबल कम्युनिटी को, अगर वो सेटल्ड होना चाहते थे तो। लेकिन ऐसा बहुत कम कल्टीवेटर्स के साथ ही हो रहा था। अब हम देखते हैं कि झूम कल्टीवेटर्स जो भारत के अलग अलग एरियाज़ में हो रहा है, स्पेशली हिली एरियाज़ में। तो आप अरुणाचल प्रदेश में झूम कल्टीवेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा गहरी खेती नहीं हो सकती, यानी कि जिस तरह यूपी में होती हैं खेती, वैसी खेती यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दूसरे तरह की फसलें ही अच्छे से उगाई जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लोप्स होते हैं लैंड में, इसलिए इस तरह के
सब्जियां या फल ही उगाए जा सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि प्लाऊ कल्टीवेशन, ये है हल चलाकर जोतना। तो अभी आपने इसके पहले वाले चित्र में देखा कि यहाँ पे हल चलाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लैंड स्लोप है। लेकिन प्लेन एरियाज़ में, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ हिस्सों में देखते हैं, तो ये प्लेन एरियाज़, या हरियाणा और पंजाब में भी देखते हैं, तो प्लेन एरियाज़ में प्लाऊ कल्टीवेशन काफ़ी कॉमन था ये काफ़ी, और इससे ब्रिटिश लोगों को फ़ायदा हो रहा था क्योंकि रेवेन्यू को फिक्स किया जा सकता था। अब आप देखते हैं प्रोटेस्ट, यानी कि जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग जिनको जबरन शटल किया जा रहा था या उनको प्लाऊ कल्टीवेशन सिखाया जा रहा था, वो ब्रिटिश लोगों को अपोज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इस तरह प्रोटेस्ट कंटिन्यू होता रहा और ब्रिटिश लोगों को इससे परेशानियां हो रही थी। अब दूसरा पॉइंट आज हम देखने चल रहे हैं, वो है फॉरेस्ट लॉ और इनके असर को। अब इससे अलाउ इसमें बताया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब जो प्रोटेस्ट हुआ, इसमें ब्रिटिश लोगों ने कुछ जगहों पर अलाउ कर दिया था कि भारत के जो कुछ ट्राइबल लोग हैं, यानी जैसे सम पार्ट्स ऑफ इंडिया देख रहे होंगे आप, बहुत छोटे से हिस्सों में ब्रिटिश लोगों ने ट्राइबल कम्युनिटी को अलाउ कर दिया कि हाँ, आप झूम कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर और बहुत ही कम एरिया में था। ठीक है। अब जो मैंने आपको शुरू इसके पहले बताया कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन फॉरेस्ट लॉ या एक्ट क्या था और इसमें क्या क्या चीज़ें हम देख रहे थे। तो देखो, फॉरेस्ट जो था वो रिज़र्व एरिया, बहुत ही रिच एरिया होता है जिसमें टिम्बर या वुड होता है, लकड़ियाँ होती हैं, और इसका इस्तेमाल हर तरह से हो सकता है। मैंने आपको डिस्कस किया था और इस चैप्टर के शुरू में भी है। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के रहते हैं। इनको आप सिर्फ देख लीजिए और आप इससे ये याद रखिए कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइबल पीपल या ट्राइबल कम्युनिटीज़ या ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो इंडिया में अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि इनकी लाइफ पर बहुत असर हो रहा था, क्योंकि लगातार जिस तरह फॉरेस्ट लॉ बनाए गए जिसमें कहा गया कि बड़े से जंगल के हिस्से में, बहुत बड़े बड़े हिस्से जहाँ पे लकड़ियाँ अच्छी क्वालिटी की पाई जाती हैं, उसको रिज़र्व कर दिया गया ब्रिटिश लोगों ने, ताकि उनसे वो अपने फ़ायदे की चीज़ों को ले सकें। तो इससे वहाँ के जो पहले से हज़ारों सालों से रहते आ रहे हैं ट्राइबल लोग, उनको अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा। इस तरह आप समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं रिज़र्व फॉरेस्ट, यानी कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया, आज भी आप देखेंगे तो लगभग 22% के आसपास फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में। और उसमें से अभी तो रिज़र्व एरियाज़ कम हैं, अब उनके नाम अलग रखे जाते हैं, ठीक है। उस समय रिज़र्व एरियाज़ में ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बिल्कुल परमिशन नहीं दी जाती थी उसके अंदर जाने के लिए, जंगलों में। आप देख रहे हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का मेन काम क्या था कि वो फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, और इस तरह फ्रूट या वेजिटेबल्स को कलेक्ट करके ही उनकी लाइफ चलती रहती थी, ठीक है। उनके पास कोई इस तरह की अर्निंग नहीं थी कि वो किसी जॉब में हैं। आज भी बहुत सारे जो जिन्होंने अपने ओरिजिन को नहीं छोड़ा है, जिन्होंने कोई नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया है, तो आप उनको आज भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में देख सकते हैं। दूसरा, आप इनको देख सकते हैं कि ये इस तरह से हंटिंग किया करते थे, शिकार किया करते थे। आज भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर हंटिंग एक कॉमन एक्टिविटी है जिसमें वो शिकार करते हैं और उसको फूड की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब प्रॉब्लम आ रही थी हाउ टू सर्वाइव, यानी कि ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ किस तरह सर्वाइव कर पाएंगी, ये एक बड़ा चैलेंज था इनके सामने। तो इस चैलेंज को देखते हैं कि किस तरह ये सर्वाइव कर पाएंगे या कैसे होगा। अब सर्वाइवल के पीछे हम देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट एरियाज़ थे, आपने देखा, उन फॉरेस्ट एरियाज़ में लकड़ियों को काट कर एक ये जो रेलवे ट्रैक के नीचे आप देख रहे हैं, जो आजकल कंक्रीट का बनाया जाता है, लेकिन उस समय कंक्रीट का नहीं होता था, ये लकड़ी का लॉग का बनाया जाता था जिसको स्लीपर कहा जाता था। तो उस समय जो रिक्वायरमेंट थी, हम देख रहे हैं कि जंगलों की जो बड़ी और अच्छी क्वालिटी की लकड़ियाँ थी, वुड थे, उससे स्लीपर्स बनाए जाते थे। ये ओरिजिनल स्लीपर है जो आपको अब दिख रहा है, लकड़ियाँ। लेकिन बाद में जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और हमें ये पता चला कि लकड़ियों में कुछ ड्रॉबैक भी है, जैसे कि वो सड़ जाती हैं या वो धंस जाती हैं, टूट जाती हैं जल्दी, उसमें आग लगने की संभावना होती है। इस सब चीज़ों के कारण लकड़ियों को, यानी कि जो स्लीपर्स थे लॉग वाले, उनको छोड़ के हम कंक्रीट या स्टील के इस तरह के फ्रेम के बनाने लगे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इसी पे रोक रहा हूँ, यहीं यहीं तक समझा रहा हूँ।
अब मैं इसमें से आपको वापस ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इस चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। हाँ, मैंने आप लोगों को ये सारी हाइलाइटेड चीज़ें बता दी हैं, और आप जब एक बार हाइलाइटेड चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। प्रेजेंट कल्टीवेटर्स कौन है, कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रेगुलर इन रेवेन्यू क्या था, लैंड सेटलमेंट्स क्या थे, 3 तरह के आपने देखे, मेज़र कैसे करते थे लैंड को, फिक्स कैसे करते थे रेवेन्यू को, लैंड ओनर्स कैसे डिक्लेयर किया गया, कुछ लोगों को झूम कल्टीवेटर्स से सेटल्ड कल्टीवेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। कुछ जगहों पर प्लाऊ कल्टीवेशन को इनकरेज किया गया, लेकिन इसके बीच में प्रोटेस्ट भी होते रहे। फिर हम आगे देख रहे थे कि फॉरेस्ट लॉ जो बनाए गए उससे ट्राइबल ग्रुप के बीच में क्या क्या परेशानियां हुई, उनके लाइफ पर क्या असर पड़ा, रिज़र्व फॉरेस्ट बनाए गए, झूम कल्टीवेशन में क्या क्या हुआ, कलेक्ट करते थे झूम कल्टीवेशन के लोग, फ्रूट को हंट करते थे, एनिमल्स को, और इस तरह झूम कल्टीवेटर्स रहते थे। लेकिन हमने इसके बीच में देखा कि रेलवे स्लीपर्स की भी रिक्वायरमेंट थी ब्रिटिश लोगों को, और वो चाहते थे कि झूम कल्टीवेटर्स एक फ़िक्स जगह पर रहें ताकि उनको चीप लेबर मिलता रहे। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, और अच्छे से समझ में आए हों तो बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि फिर से ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद।